is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे अभी प्रथम सत्र के फैकल्टी रहे हैं। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और वो इस समय फैकल्टी के रूप में है। सबको प्रणाम सर। प्रणाम। और हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं। तो सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में मानव शरीर विज्ञान में हम लोग चैप्टर 6 पर चर्चा कर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर में, और हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उस पर चर्चा कर रहे थे तिवारी जी के साथ। अब हम लोग रेखा पाटवाल जी के साथ चाइनीज पर चर्चा करेंगे और चाइनीज का ट्रीटाइज 7 का पहला चैप्टर हम लोग उनके साथ पढ़ेंगे। ओवर टू रेखा पाटवाल मैडम। आ गया सर, ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम ट्रीटाइज 7 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, एक्यूपंक्चर ए ब्रीफ साइनॉप्सिस। तो इसमें मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि पूरी बुक का ये एक प्रकार से सार है। तो इस चैप्टर से हमें आगे जो और भी लेसन है उनको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक्यूपंक्चर जो है मानव शरीर की फिजिकल और मेटाफिजिकल जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो नेचर की ओर से दिया गया एक मैकेनिज्म है, जिसमें सभी बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मोक्सा के माध्यम से बिना दवाइयों के इसको हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। मतलब इसमें दवाइयों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो ये एक्यूप्रेशर का जो हमारे भारतवर्ष में जो है जो इस विधा को हमारे सर हेमका सर ने जो है इसको बहुत उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचारित किया और इसको यहाँ पे स्थापित किया। हम उनके ऋणी हैं एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन एक्यूप्रेशर में इस विधा को डेवलप करने में लगाया। तो चाइनीज कॉन्सेप्ट में जो है क्या है, डिजीज जीवन में चाइना में जो है जीवन को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, एक सहज और एक असहज। सहज मतलब सरलता से जो जीवन जिया जा रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में हमारे मानसिक या शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बौद्धिक रूप से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असहज क्या है? असहज है हमारा चाइनीज एक्यूपंक्चर सहज जीवन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि व्यक्ति की वह क्षमता जो उसके शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक कार्यों में संतुलन स्थापित करती है और उसका जो जीवन है उसको व्यवस्थित करती है, सही ढंग से उसका जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। और असहज क्या है? असहज इसमें शरीर में जो ऊर्जा, रक्त, जीवन सत्व और शारीरिक द्रव्यों का असंतुलन हो जाता है, ठहराव हो जाता है या मार्ग उल्लंघन हो जाता है। तो मतलब कि जो शरीर में अगर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो वो एक असहज जीवन कहलाएगा। उसमें आदमी जीता तो है लेकिन बहुत हमेशा परेशान रहता है। तो शरीर के में कहाँ और कितना असंतुलन हुआ है, वहां पे इनबैलेंस कहाँ पे आ रहा है, इन जो शरीर में जो संकेत होते हैं इनको हमें पता करना होगा। तभी हम उनका जो चाइनीज पद्धति के अनुसार उसका हम डायग्नोसन बोलते हैं, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, उसी के हिसाब से हम इसका इलाज करेंगे। तो डायग्नोसिस कैसे होगा? चाइनीज एक्यूपंक्चर में शरीर के जो बाहर के संकेतों, चिन्ह, रोगों को देखकर शरीर के अंदर की जो ऑर्गन्स की जो है उसमें उनकी कैपेबिलिटी को संतुलित करने का उपचार किया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति में मतलब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेने में अक्षम हो रहा है, मतलब उसको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम चाइनीज एक्यूपंक्चर में इसे कहा जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर में कमी आ गई है। अगर हम उस गॉल ब्लैडर की डेफिशिएंसी को ठीक कर देते हैं तो उसके निर्णय लेने की क्षमता एकदम से बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो इसका मतलब उसके अंदर हॉट कंडीशन है, और अगर प्यास नहीं लग रही, उसे ठंड लग रही है, तो हम उसको कहेंगे कोल्ड कंडीशन है। तो शरीर की हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन को बैलेंस करने से जो है वो उसकी जो है प्यास वो ठीक हो जाएगी। तो ये डायग्नोसिस का एक प्रकार, मतलब डायग्नोसिस किया जाता है कि बॉडी में कहाँ पे इनबैलेंस आया है। तो अब कॉजेज ऑफ डिजीज, अब हम देखेंगे कि इन बीमारियों के कारण क्या हैं, इन वजह से जो है बॉडी में इनबैलेंस होता है। चाइनीज एक्यूपंक्चर में शरीर में संतुलन को स्वास्थ्य की कुंजी माना गया है।
विश्राम एवं श्रम में संतुलन, आहार में संतुलन, यौन क्रियाओं में संतुलन, विचारों में संतुलन, मनोभाव में संतुलन, जलवायु में संतुलन आदि शरीर में संतुलन स्थापित करते हैं। अगर ये सब इन सब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर इन सब में इनबैलेंस हो रहा है या बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्राम, अत्यधिक श्रम, अत्यधिक जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, या फिर उसका भोजन सही नहीं है, उसके मनोभाव अच्छे नहीं है, मौसम सही प्रकार का नहीं है, मौसम के अनुकूल जो है प्रतिकूल प्रभाव बॉडी पे पड़ रहा है, उसके कारण रोग हो रहा है, तो ये सब कारण जो है हमारे डिजीज के हो जाते हैं। इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में एक प्रकार से इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इस संतुलन का कारण खोजने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के जीवन के 3 चरणों पे विचार करना चाहिए। तो इसको हम कैसे खोजेंगे कि प्रीनेटल पीरियड, एक प्रसव पूर्व का काल, बचपन जन्म से 18 वर्ष तक का काल, और उसके बाद वयस्क जो एडल्ट है 18 साल से टिल डेथ तक जो है ये काल। तो ये 3 समय को हम देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके बारे में देखेंगे कि वो किस समय उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे शुरू हुई है, क्या प्रीनेटल है या फिर उसके जो है बचपन के समय की है या फिर उसके जब एडल्ट हो गया उस समय की है। तो प्रसव पूर्व में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, हम देखेंगे कि उसमें जो पेरेंट्स जो है, उसमें अगर माता है जो है, माता पिता का स्वास्थ्य जब उन्होंने कंसीव करा ये माँ ने बच्चे को, तो उस समय उसके शरीर की क्या स्थिति थी, क्या वो सही थी, उसका शरीर उस गर्भधारण के लिए लायक था, या फिर उसके वो कमजोर तो नहीं थी, उसको कोई बीमारी तो नहीं थी, या फिर उस समय जो है उसको प्रॉपर रूप में उसको न्यूट्रिशन खाना वगैरह सही से मिला या नहीं मिला। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका शरीर कमजोर है, वो कोई बीमार है, दवाइयाँ खा रही है, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा, तो इसका जो असर जो है वो जो बच्चा पैदा होगा उस पर आएगा। वो बच्चा या तो कमजोर होगा या किसी प्रकार से रोगग्रस्त होगा। तो और उसके बाद अगर बच्चा अगर को जो है अगर कोई सदमा लगता है, जब वो उसका गर्भ उसमें उसका बच्चा होता है, तो उस सदमे का भी प्रभाव जो है उस बच्चे के शरीर पर बाद में पैदा होने के बाद दिखाई देता है। अगर माता कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर होगा, अगर वो रोगग्रस्त है तो बच्चा भी रोग से प्रभावित हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर पिता का भी एक इसमें रोल होता है कि अगर पिता चेन स्मोकर है, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसके जो बेटे का जो है बच्चे का जो है दाहिना जो लंग्स होगा वो प्रभावित होगा। और अगर माता को लंग्स की टीबी है रह चुकी है, तो उसमें जो है बच्चे का जो है बायां जो है जो लंग्स है वो अफेक्टेड होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया डायग्नोज है कि अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, माता या पिता को, तो इसको जो है उसका असर बच्चे के जन्म के बाद उस पर दिखाई देता है। तो माता पिता के गर्भधारण के पूर्व के रोगों का जो है बच्चे के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में इसके पर उन्होंने जो है बार रिसर्च की और उसके आधार पे इन्होंने ये शोध किया कि किस तरह से बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। अब बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन उसके बाद की प्रॉब्लम्स अगर उसमें आती हैं, मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया लेकिन माँ उसको दूध नहीं पिला पा रही है, या दूध कम हो रहा है, या वो गाय भैंस का दूध पी रहा है, तो उसकी वजह से भी बच्चे के शरीर में आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि माँ का दूध तो पौष्टिक होता है। उससे अगर वो जितना अच्छा बच्चे को माँ का दूध मिलेगा, उसका शरीर आगे स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर वो गाय भैंस का दूध पीता है तो उसकी बॉडी में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और उससे जो है उसको बलगम बनेगा। तो ये आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो अगर और दूसरा उसका जो है बचपन में जो है, अगर उसके बचपन के टाइम में उसको अगर बच्चे को हम मारते हैं, पीटते हैं, या उसको डांटते रहते हैं हर समय, या उसको किसी एक पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में जो है उसको ज्यादा फोर्स करते हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लग जाते हैं और वो उसके अंदर एक प्रेशर हो जाता है कि भी मुझे फर्स्ट आना है या फिर हमें आगे बढ़ना है। तो वो प्रेशर जो है उसको माइग्रेन की या सिर दर्द को पैदा कर सकता है। तो ये जो बचपन का जो है हमारा जो माहौल है, उसमें अगर बच्चे को सही तरह से माहौल नहीं मिल रहा है, उसको सही तरह से खाना पीना नहीं मिल रहा, तो उस या फिर उसको माता पिता की तरफ से उसको कोई प्रेशर हो रहा है, तो ये भी एक बीमारी का कारण जो है ये बच्चे में हो जाता है। तो उसके बाद है एडल्ट लाइफ। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जो उसके माता पिता का जो स्वास्थ्य है, आचार व्यवहार है, और उसके जो आसपास का वातावरण है, तो उसका भी जो है उसके एडल्ट लाइफ में जो है प्रभाव पड़ता है कि उसके आसपास का मौसम क्या कहते हैं माहौल कैसा है, उसको ढंग से जो है उसको शिक्षा दी गई है नहीं दी गई है, तो उसके आसपास जो है विचार कैसे थे सबके, उनके माँ बाप का स्वास्थ्य कैसा था, तो वो भी उसके एडल्ट लाइफ में जो है उसको प्रॉब्लम कर सकता है अगर वो सही नहीं है तो।
कंपैरिजन विद अदर थेरेपीज। अब ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का हमने मतलब और जो हमारे क्या कहते हैं एलोपैथी है उसकी किस तरह से उसका कंपैरिजन किया गया है। खेमका सर ने जो है इसको एक बहुत अच्छी कविता के रूप में जो है बताया है। रोग का उपचार करते एलोपैथी में, सिम्टम्स का उपचार करते होम्योपैथी में, वात पित्त का दोष का उपचार करते आयुर्वेद में, ऊर्जा का उपचार करते एक्यूपंक्चर में। तो किस तरह से एलोपैथी में रोग का जो उपचार है वो सिर्फ दवाइयां देख करके किया जाता है, होम्योपैथी में सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है, और आयुर्वेद में जो है वात पित्त कफ दोष को देख करके मेडिसिन दी जाती है। लेकिन एक एक्यूपंक्चर ही एक ऐसा है जिसमें विदाउट मेडिसिन जो है उपचार ऊर्जा के हिसाब से किया जाता है कि बॉडी के अंदर जो है ऊर्जा का बैलेंस सही है या नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के जो है एक्यूपंक्चर के द्वारा जो है इलाज किया जाता है। व्हाट इज एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर है क्या? सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक उपचार तंत्र। असंतुलन को ये ठीक करता, अस्वस्थ को ये करता स्वस्थ, असंतुलन होने ना पाए, इसके दिए हैं इसने मंत्र। तो इसमें सर्जक मतलब जो इसमें जो जिसने मतलब इसके बारे में बताया है, हमारे शरीर में एक जो हमारे को ईश्वर ने जो है हमारे शरीर में ही एक बीमारियों को ठीक करने का उपचार तंत्र दिया हुआ है। अगर ये इनबैलेंस हो जाता है तो या अस्वस्थ हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए ही उसमें इस एक्यूपंक्चर में जो है मंत्र दिए गए हैं कि इस अद्भुत विधा को जो है लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं, और इसके दिव्य ज्ञान को ही हम जीवन मंत्र कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर की डेफिनेशन क्या है? एक्यूपंक्चर इज ए साइंस, फिलॉसफी एंड rational method or treatment of all types of disease by moving, transforming, transporting, transmitting, transforming, holding, raging, protecting, warming, cooling, and inducing key bioenergy, blood, life essence, and the body fluids of the location where they are deficient from the location where these are in excess in the human body, thereby balancing the key blood essence and the other body fluids. तो एक्यूपंक्चर क्या है? एक साइंस है जिसमें जो है इसमें किस तरह से इलाज किया, सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो है मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके, ट्रांसपोर्ट करके, या फिर उसकी जो है होल्डिंग करके, मतलब जिस जिस टाइप की बीमारी है उस हिसाब से उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे वार्मिंग है, गर्माहट दे करके, कूलिंग करके, या फिर जो एनर्जी है उसको जो है ब्लड की एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा करके, या फिर लाइफ एसेंस है उसको ठीक करके, या फिर बॉडी फ्लूइड्स की लोकेशन को ठीक करके, इन सब को ठीक करके हम एक्यूपंक्चर के द्वारा जो है इलाज करते हैं। अब की ऑन बैलेंसिंग द की ब्लड essence and the body fluids in the body, the disease get automatically cured। और इन सब से जब हम बैलेंस करते हैं की को, ब्लड को, एसेंस को और बॉडी फ्लूइड्स को जो बॉडी में होते हैं, उन सब से जो है डिजीज जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। और द बैलेंस ऑफ द की ब्लड एसेंस एंड द बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूड्स रिमूविंग द स्टैग्नेशन ऑफ स्टेटस ऑफ की ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एट एनी लोकेशन इन द बॉडी। अगर रिमूविंग मतलब अगर स्टैग्नेशन हो रहा है, स्टेटिस हो रही है हमारी बॉडी में ब्लड की या फिर बॉडी फ्लूइड्स की, उनकी लोकेशन में जो है अगर कहीं किसी बॉडी के किसी लोकेशन में, तो उसको रिमूव करके, हटा करके हम उसको ठीक करेंगे। करेक्टिंग दी रेबिलियस डायरेक्शन और कंट्रावेक्शन। अगर कंट्रावेक्शन हो रहा है किसी का, ब्लड का या बॉडी फ्लूइड्स का किसी बॉडी के किसी एरिया में, तो उसको ठीक करेंगे। रेजिंग द सिंकिंग और कोलैप्सिंग की इन एनी लोकेशन इन द बॉडी। और अगर कोई जो सिंकिंग हो रही है या फिर उसको वो कोलैप्स हो रही है उस बॉडी के किसी लोकेशन में, तो उसको ठीक करेंगे। एक्सपेलिंग द पैथोलॉजिकल फैक्टर कॉजिंग द डिजीज। अगर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करेंगे। करेक्टिंग द एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के जो एक्सक्रेटरी जो हमारे फंक्शन हैं उनको ठीक करके हम उस डिजीज को ठीक करेंगे। बैलेंसिंग ऑल द बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल एंड एंडोक्राइनल सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम। और अगर नर्वस सिस्टम में आ रहा है प्रॉब्लम, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है या एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी बैलेंस करके, ये एक्यूपंक्चर ही एक ऐसी विधा है जिसमें बिना सर्जरी के हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। तो arrest any type of degeneration of any part of the body and to start regeneration of balancing the nerve supplies and the supply of key blood and body fluids, arterial and venous supplies
lymph supplies, muscular supplies includes the following types of degeneration. अगर degeneration इन सब में हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए degeneration तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स में हो रहा है, की में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, या आर्टियल वेनस सप्लाईज में हो रहा है, या लिम्फ में हो रहा है, मसल सप्लाई में हो रहा है, तो उसको भी जो है जो हमारा एक्यूपंक्चर है वो उसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर वॉल ने जो है अलग अलग प्रकार के डिजनरेशन के बारे में बताया कि लिम्फ डिजनरेशन होता है, नर्व, एलर्जी एंड मैस्कुलर, ऑर्गन पैरेन्काइमा एंड एपिथेलियल सेल्स डिजनरेशन, जॉइंट डिजनरेशन, फाइब्राइड डिजनरेशन, स्किन डिजनरेशन एंड फैटी डिजनरेशन। तो ये 8 प्रकार के इन्होंने जो है डिजनरेशन के बारे में बताया कि इनको भी हम एक्यूप्रेशर के द्वारा जो है ठीक कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मसल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अगर हमारी मसल्स की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्कॉलोसिस हो रहा है, स्कॉलोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी स्पाइन है उसमें कोई बल जा रहा है, या फिर वो कहीं पर कोई नस दब रही है, या फिर वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसको ठीक करना। वन लेग लॉन्गर देन दी अदर, एक पैर दूसरे पैर से अगर छोटा बड़ा हो रहा है उसको ठीक करना। वन शोल्डर मोर एलिवेटेड देन दी अदर, एक जो हमारा कंधा है वो एक तरफ से झुक रहा है या उठ रहा है, उसको ठीक करना। बॉडी इम्बैलेंस इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट इम्बैलेंस, राइट लेफ्ट का इम्बैलेंस हो रहा है उसको ठीक करना। अपर एंड लोअर इम्बैलेंस, ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं ये एक्यूपंक्चर के द्वारा। ट्रीटमेंट ऑफ इनबॉर्न हेरिडिटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज, अगर बच्चे को पैदा होते समय जो कोई प्रॉब्लम एकदम से आई है, या उसको जन्मजात किसी कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर जन्म होने के बाद उसकी बॉडी में कोई उसके जो आकार है उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको भी हम एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स एंड yin एंड yang की इन द ह्यूमन बॉडी, सरप्राइज क्योर्स द एलिमेंट। तो अगर 5 एलिमेंट्स जो यिन और यांग है इसमें बैलेंस अगर नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं है, तो उसको भी हम ह्यूमन बॉडी में इस एक्यूपंक्चर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। की मेरिडियंस, एक्यूपॉइंट्स, ऊर्जा प्रभा एवं पथ एवं सूची भेदन बिंदु। अब इसको जो है खेमका सर ने बहुत अच्छे तरीके से कविता में इसको एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से हम जो है इसका इलाज करते हैं। चीन में की कहते हैं ऊर्जा को, जापान में की कहते हैं ऊर्जा को, भारत में प्राण कहते हैं ऊर्जा को, अमेरिका में वाइटल फोर्स कहते हैं ऊर्जा को, ब्रिटेन में बायो एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को। मानव शरीर में की नित्य निरंतर बहती, मार्ग इसका होता है निश्चित, कहीं ऊपर से नीचे को जाती, कहीं नीचे से ऊपर को जाती, कहीं केंद्र से परिधि को जाती, कहीं परिधि से केंद्र को आती। ऊर्जा के इस प्रवाह पथों को मेरिडियंस एक्यूपंक्चर में कहते हैं। इन ऊर्जा प्रवाह पथों पर होते सूची भेदन बिंदु, ये सारा तन होता है कि नदियों का सिंधु। तो इस की के बारे में अलग अलग देशों में उसको अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किया गया है। जैसे चाइना में की बोलते हैं, जापान में के आई की होती है, भारत में प्राण ऊर्जा है, अमेरिका वाइटल फोर्स है, और ब्रिटेन में बायो एनर्जी। तो मानव शरीर में जो है ये हर समय बहती रहती है, और एक इसका जो मेरिडियंस है उनकी एक निश्चित जो है उनका प्रवाह पथ होता है। कहीं पर ये ऊपर से नीचे जाती है, कहीं नीचे से ऊपर आती है। हमने भी देखा होगा जैसे किडनी है, किडनी हम पैर के तलुओं से स्टार्ट होती है, ऊपर को आती है। लंग्स की ऊपर से नीचे को जाती है, तो कहीं अंदर से बाहर को जाती है, कहीं बाहर से अंदर को आती है। तो इन प्रवाह पथों को ही मेरिडियंस कहा जाता है। और ये एक प्रकार से हमारा जो सारा पूरा शरीर है, ये जिस तरह से सारी नदियां जो है समुद्र में जाके मिलती हैं, वहां पे एक जाल बिछा होता है, उसी प्रकार से इन मेरिडियंस का हमारे शरीर में एक जाल बिछा हुआ है। तो ये कौन बहाव किधर को जाता, कहाँ है बाढ़ और कहाँ है सूखा, है पंच तत्व में कहाँ असंतुलन, 6 ऊर्जा में कौन बढ़ी कौन घटी, है 8 स्रोत और 8 धुरियां, ऊर्जा कहाँ बढ़ी और कहाँ घटी, जन्मजात ऊर्जा है कितनी, जग में प्राप्त हुई कितनी, रोगी की संरचना देखो परखो उसके भाव विचार, बीमारी के कारण को समझो करो इन यांग ऊर्जा का उपचार। ऊर्जा अगर संतुलित हो गई तो बीमारी जड़ मूल से चली गई, ऊर्जा पे असंतुलित रह गई तो है बीमारी अंदर पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेरिडियंस है उनका जो बहाव है, तो वो उसको हम चेक करेंगे कि कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कहाँ पे बाढ़ है, कहाँ पे सूखा, मतलब कि कहीं डेफिशिएंसी हो रही है, कहीं एक्सेस हो रही है, या फिर जो 5 एलिमेंट्स में उनमें कहीं इनबैलेंस हो रहा है, या कहीं पे जो की है वो कहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है या बहुत घट गई है, या फिर जो इसके 8
ईओवी के जो हमारे हम 8 वेसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 8 धुरियां जो 8 चैनल्स हैं उनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या ऊर्जा कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं घट गई है, या फिर जो जन्मजात ऊर्जा अगर उसकी किसी जो प्रीनेटल जो ऊर्जा है वो उसमें कोई कमी है, या फिर जो जग से प्राप्त हुई ऊर्जा है उसमें कोई वो कितनी मिली हुई है, या फिर इसमें रोगी की जो हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके भाव को देखेंगे, उसके विचारों को देखेंगे, तो इन सब से को देख करके हम बीमारी के कारण को समझेंगे और इन यांग ऊर्जा का उपचार करेंगे। इन यांग अंदर की ऊर्जा कैसी है, बाहर की ऊर्जा कैसी है, उनके अंदर बैलेंस है नहीं है, वो सब ये अगर हम ये सबको डायग्नोस अच्छे से कर लेते हैं तो हम बीमारी का अच्छे से इलाज करेंगे और उससे बीमारी जो है जड़ से ही खत्म होगी। अगर हम उसमें अगर हमारा डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं कर पाते हैं, तो ये बीमारी जो छोटी सी बीमारी है वो भी बड़ी अंदर जाकर के बड़ी बीमारी बन सकती है। तो डायग्नोसिस का बहुत बड़ा इसमें एक्यूप्रेशर में एक जो है जो ये एक उपचार के लिए बहुत जरूरी है डायग्नोसिस सही तरह से करना। और यिन यांग, अब यिन यांग जो है एक एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, सबको ही पता है। यिन जो है हमारा एक न्यूट्रिटिव जो की दो पोलरिटी होती है, इसमें एक नेगेटिव होती है, एक दूसरी पॉजिटिव होती है, और ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। एक स्ट्रक्चर एक फंक्शनल होती है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक होती है, एक अंदर एक बाहर। पहले यिन है, दूजी यांग है। तो की जो है दो इन्होंने बताया कि किस तरह से एक यिन है एक यांग है। ये यिन को सबको पता है कि ये जो है तुम्हारा स्ट्रक्चरल माना जाता है, और यांग जो है हमारा फंक्शनल ऑर्गन्स के बारे में, जो ऑर्गन्स के फंक्शन है उनके बारे में बताया जाता है इसमें। और यिन जो है तुम्हारा क्रॉनिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यिन की मानी जाएगी, और एक्यूट एकदम से आएगी तो वो यांग की मानी जाती है। तो इस तरह से यिन और यांग के द्वारा भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, असंतुलित की हो सकती, असंतुलित रक्त हो सकता, असंतुलित तरल हो सकते, असंतुलित सत्व हो सकता। तो ये कैसे कैसे इनबैलेंस हो सकता है, की इनबैलेंस हो सकता है, ब्लड की इनबैलेंस हो सकता है, फ्लूइड्स की जो है हमारा इनबैलेंस हो सकता है, या असंतुलित सत्व मतलब एसेंस, अगर एसेंस सही नहीं है, कम ज्यादा है, तो उससे भी हमारा बॉडी में प्रॉब्लम इनबैलेंस हो सकता है। की इनबैलेंस इंक्लूड्स कहीं घट जाती कभी बढ़ जाती, कहीं बढ़ जाती कहीं बढ़ जाती कभी ऊर्जा, कहीं अवरुद्ध हो जाती कभी ऊर्जा, कहीं सिंक कर जाती कभी ऊर्जा, मार्गोल्लंघन करके कहीं भटक जाती कभी ऊर्जा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से जब अगर घट गई है, कभी बढ़ गई है, और या कभी जो है कम ज्यादा हो रही है, कहीं उसमें स्टैग्नेशन हो गया है, या फिर कहीं पे सिंक कर गई है, या फिर वो कंट्रावेक्शन हो रहा है। अब जैसे अवरुद्ध हो रही है मतलब स्टैग्नेशन हो रहा है, रुक रही है वहां पर, और बढ़ रही है का मतलब एक्सेस हो रही है, घट रही है, डेफिशिएंस हो रही है, या फिर कंट्रावेक्शन जैसे स्टोमक का कंट्रावेक्शन, जैसे खाना स्टोमक की है, वो स्टोमक की का मतलब खाना जो है हमारा आसानी से नीचे को पचने के बाद नीचे को जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे कंट्रावेक्शन आ गया तो हमारे को मिचली डकार उल्टियां वगैरह होंगी, तो उससे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। कहीं भटक जाती कभी ऊर्जा, भटक जाती मतलब कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो भटक रही है, वो एक जगह पर नहीं है। कि कहाँ घटी, कहाँ बढ़ी, कहाँ अवरुद्ध है और कहाँ सिंक कर गई, प्रवाह पथ को छोड़कर की किस और को भटक गई, पहचान करो तुम इसकी, उपचार करो तुम इसके बाद, निदान करो तुम रोग का पहले, उपचार करो तुम इसके बाद। तो की को जो हमें पहचानेंगे कि वो किस तरह से कहाँ पे घटी है, कहाँ बढ़ी है, कहाँ सिंक कर रही है, कहाँ पे उसको जो स्टैग्नेशन हो रहा है। अगर अपने अपने उसने अपना जो मेरिडियन जो प्रवाह पथ है उसको छोड़ दिया है, इधर उधर भटक रही है, उसको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम पहचानेंगे तभी हम उसको डायग्नोज करके ही हम उसका उपचार कर पाएंगे, और उसका रोग का निदान भी तभी हो पाएगा जब हमारा डायग्नोसन सही होगा। पेट अगर लटक जाए, योनि अगर निकल जाए, आंतें अगर उतर जाएं, गुदा अगर निकल जाए, मूत्राशय अगर लटक जाए, वेजाइना अगर निकल आए, बवासीर जब हो जाए, या वेरिकोन्स वेन्स हो जाए, गर्भ पॉलिप्स कहीं भी किसी प्रकार का हो जाए, इनकॉन्टिनेंस कहीं किसी प्रकार का होने लग जाए, मेंटल डिप्रेशन अगर सहने लग जाए, ये इन सब में सिंक कर गई की उपचार है जाए। तो ये सब जो है सिंकिंग ऑफ जो हमारा स्प्लीन का सिंकिंग अगर हो रही है तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पेट अगर लटक रहा है मतलब हमारे ऑर्गन्स जो है अपनी जगह पर नहीं है जहाँ पे उनको होना चाहिए, वहां से वो लटक रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्प्लीन उसको होल्ड नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब वहां पे हमारे को स्प्लीन सिंकिंग के पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे योनी भी निकल सकती है, आते भी नीचे को उतर जाती हैं कई बार,
और जब हम स्टूल पास करते हैं उसमें गुदा बाहर आ जाती है, या मूत्राशय लटक जाता है, वैजाना निकल जाता है, अगर निकल जाता है। कई बार जो है आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम में जो है यूट्रस नीचे को आ जाता है या प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है सिंकिंग की होती हैं। ये हमारे स्प्लीन जो है मतलब उसको होल्ड नहीं कर पा रही है, वो अपना सही से काम नहीं कर पा रही है। तो हमें इसमें स्प्लीन सिंकिंग के कार्य पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। डकार मिचली हिचकी मिचली वमन पतले दस्त जब होने लग जाए, उल्टी चलने लगी है कि स्टोमक की ये तुमसे है उपचार है जाए। और अगर डकार हिचकी मिचली उल्टी वगैरह हो रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे स्टोमक की है वो नीचे को जाने की बजाय क्या है ऊपर को आ रही है। उसका अपना जो सही उसका पाथवे है उसको नहीं ले रही है, वो उसको होल्ड नीचे को नहीं जा पा रही है। तो सारी चीजें हमारी उल्टी के रूप में आएगी, हिचकी के रूप में आएगी, या हमारे को उल्टी का पहिया जो वह पतले दस्त के रूप में वो निकलेगी। तो यहाँ पे हमें स्टोमक की जो है कंट्रावेक्शन जो है हमारा स्टोमक का करना पड़ेगा, उसका इलाज हमें करना पड़ेगा। डायरिया के साथ साथ ही प्रोलैप्स भी अगर हो जाए, उल्टी चलने लगी है कि स्प्लेन की ये तुमसे उपचार है जाए। और अगर डायरिया भी हो रहा है और प्रोलैप्स मतलब नीचे को गिर रहा है, ऑर्गन्स हमारे नीचे गिर रहे हैं, उल्टी भी अगर आ रही है, तो ये हमारे की स्प्लीन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होगी। जो यहाँ पे कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है स्प्लीन का, इसको हम उसके पॉइंट्स लगा के ठीक करेंगे। खांसी के साथ साथ ही अगर अस्थमा भी हो जाए, उल्टी चलने लगी है कि लंग्स की ये तुमसे उपचार है जाए। अब लंग्स की क्या होती है, ऊपर से नीचे को आती है। तो हमारा जो है सारा लंग्स जो ऑक्सीजन भेज रहा है ब्लड में, वो अगर उसको सही तरह से नीचे को नहीं जाएगा तो क्या होगा, खांसी के रूप में ऊपर को आएगा। इसका मतलब जो हमारी लंग्स की है वो उल्टी चल रही है, उसको हमें लंग्स की के पॉइंट्स लगा के ठीक करेंगे। केवल अस्थमा हो जाए पर खांसी ना आए, उल्टी चलने लगी है कि किडनी की ये तुमसे उपचार है जाए। अब अगर खांसी नहीं हो रही है लेकिन अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा का मतलब हमारे को सांस हमारी दबी दबी सी हो रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि किडनी की जो है प्रॉब्लम हो रही है। किडनी की जो है हम वहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे। ऊपर हमने लंग्स के लगाए जहां पर खांसी हो रही थी, अब यहाँ पे खांसी नहीं है लेकिन अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे किडनी की पॉइंट्स लगाएंगे। मानसिक बेचैनी हो जाए, अगर निद्रा भी ना आए, उल्टी चलने लगी है हार्ट की ये तुमसे उपचार है चाहे। तो अब यहाँ पे हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, या फिर उसको रात को इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम सोचेंगे, हम यह डायग्नोस करेंगे कि हार्ट की जो है वो उल्टी चल रही है, वो नीचे को सारी बॉडी में उसकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो ढंग से नहीं हो रही है, वो हमारे सिर के ऊपर आ रही है। तो इससे जो है हमारे को हार्ट की के पॉइंट्स लगा के हम इसको ठीक करेंगे। सर दर्द जब तुम्हें सताए, चक्कर क्रोध भी आने लग जाए, ऊपर चढ़ गई है की लीवर की ये तुमसे उपचार है जाए। अब लीवर में हमें सबको पता है कि क्रोध आता है, और इसमें जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम भी लीवर की वजह से ही होती है। अगर सर दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी की जो है लीवर की वो गड़बड़ हो रही है। उसके पॉइंट्स हम लीवर की स्टैग्नेशन के, जो माइग्रेन होता है तो वहां पर लीवर की स्टैग्नेशन के पॉइंट्स लगाए जाते हैं, उससे हमारे को आराम मिलेगा। पिछली वमन डकार के साथ डायरिया भी तुम्हें सताए, लीवर की इनने स्टोमक पर किया है आघात ये तुमसे है उपचार है जाए। अब लीवर क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स पे अटैक कर देता है जब वो एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर स्टोमक पे उसने अपना अटैक किया है तो वहां पे उल्टी भी आएगी, उल्टी करने का मन होगा, डकार आएगी, और उसके साथ साथ पतले दस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लीवर की के जो है लीवर के इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे लीवर की के पॉइंट्स लगाएंगे। डायरिया जब हो जाए, किसी तरह से रुक ना पाए, लीवर की ने स्पिन की पर किया है आघात ये तुम से है उपचार है चाहे। अब यहाँ पे क्या है, लीवर की ने स्पिन की पर जो है उसमें अटैक कर दिया है, तो लीवर अटैक जो है स्प्लिन के जो है यहाँ पे पॉइंट लगेंगे। तो जब यहाँ पे साथ साथ जो है अगर डायरिया बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहा है, मतलब लूज मोशन बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहे हैं, तो इसका मतलब स्प्लिन पर जो है लीवर ने अटैक कर दिया। मल जब तुम्हारा सूख जाए, सूख कर जब ये कड़ा हो जाए, लीवर की ने आंतों पे किया है आघात ये तुमसे उपचार है जाए। अब यहाँ पे लीवर जो है हमारा एल और एसआई पे अटैक कर दिया उसने। तो अगर उस ऐसी स्थिति में जब एल और एसआई पे लीवर अटैक करता है एक्सेस होने के बाद, तो वहां पे जो है वो उसका जो मल है वो सूख जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर हम लीवर की जो है लीवर की जो उसके एस एल पर उसका पॉइंट्स के इलाज करेंगे। ब्लड इनबैलेंस, रक्त शरीर को पोषण देता, रक्त शरीर को ताप देता, रक्त शरीर को ऑक्सीजन देता, रक्त रोग से रक्षा करता, रक्त रोग की सूचना देता, रक्त तरल की सूचना देता,
रक्त शरीर में संदेश भेजता, रक्त शरीर को नमी है देता, कहीं घट जाता, कभी रक्त, कहीं बढ़ जाता, कभी रक्त, कहीं अवरुद्ध हो जाता, कभी रक्त, कहीं गर्म हो जाता, कभी रक्त, कहीं से निकलने लग जाता, कभी रक्त, कहीं घटा है, कहीं बड़ा है, कहाँ अवरुद्ध हुआ है रक्त, कहाँ गर्म हो गया और कहाँ से निकलने लग गया है रक्त। पहचान करो तुम इसकी पहले, उपचार करो तुम इसके बाद, निदान करो तुम रोग का पहले, उपचार करो तुम इसका। अब ब्लड इनबैलेंस अगर हो रहा है, हमें सबको पता है कि हार्ट जो है हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी को एक प्रकार से न्यूट्रिशन देता है, और हमारे शरीर में जो अगर ब्लड सही मात्रा में, तो उसको उसका जो टेम्परेचर है उसको ठीक रखता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन भी देता है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा करके और बीमारी से हमारी रक्षा करता है। ब्लड ही के द्वारा ही हमारी जो ब्रेन में जो है हमारे को सूचनाएं जाती हैं, और ब्रेन से हमारी सूचनाएं हमारे शरीर को आती हैं। तो शरीर जो है में जो ब्रेन को संदेश देने का जो काम है वो रक्त ही करता है, और इसमें जो हमारी बॉडी में एक प्रकार से नमी होती है वो भी रक्त की वजह से ही हो जाती है। अगर अगर ये रक्त जो है अगर कभी कम हो गया या ज्यादा हो गया, कहीं स्टैग्नेशन हो गई, अगर गर्म हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारे को प्रॉब्लम आएंगी। अगर घट गया है तो ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर बढ़ जाता है रक्त तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कहीं पे स्टैग्नेट हो जाता है तो हमारे को वहां पे क्लॉट्स बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या डेंसिटी ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर गर्म ज्यादा हो जाता है, रक्त बहुत ज्यादा गर्मी अगर ब्लड में आ गई है, तो कहीं से भी निकलने लग जाएगा, नाक कान गुदा मार्ग से ब्लड निकलने लग जाएगा। तो ये इस तरह से कहीं घटा और कहाँ बढ़ा। अब हमने इसको डायग्नोस करना है कि ये हो कहाँ पे रहा, कहाँ पे इस प्रॉब्लम आ रही है, अगर गर्म हो गया है, कहाँ से निकल रहा है। तो ये सबको हमको पहचान करनी पड़ेगी, और पहचान करने के बाद ही, डायग्नोस करने के बाद ही हम उसका उपचार कर पाएंगे। अगर उसका डायग्नोस सही तरीके से हो जाता है, तभी उसका उपचार भी ठीक तरीके से होगा। लीवर में जब रक्त घट जाता तो मासिक स्राव भी घट जाता। लीवर में जब रक्त अवरुद्ध हो जाता तो मासिक धर्म दर्दीला हो जाता। अब जब लीवर पे जो है, जब लीवर में जब ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस समय जो है पीरियड्स का जो एक मिनिमम 4-5 दिन का टाइम होता है वो कम हो जाएगा। और अगर वहां पे स्टेग्नेशन हो गया, मतलब ब्लड रुक रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये लीवर के जो है ब्लड डेफिशिएंसी के यहाँ पे अपन पॉइंट लगाएंगे। और अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम ब्लड स्टैग्नेशन के, लीवर स्टैग्नेशन के हम वहाँ पे पॉइंट्स लगा के ठीक करेंगे। स्प्लीन में ऊर्जा जब घट जाती, रक्त वाहिनियों में रुक ना पाता, हेमोरेज होकर के रक्तस्राव होने लग जाता है। अगर स्प्लिन में अगर उसकी स्प्लिन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी होल्डिंग पावर सही नहीं हो रही है, तो वो क्या कर पाएगा, वो जो ब्लड को रोक नहीं पाएगा, वो जो वेन्स है उनमें रक्त सही तरह से रोक नहीं पाएगा, तो ब्लड हेमोरेज हो जाएगा, मतलब बाहर अपने आप निकलेगा, रक्तस्राव होने लग जाएगा। अनिद्रा जब तुम्हें सताए, नींद आए तो सपने भी आए, बात बात में चौंकने लग जाओ, हार्ट रक्त डेफिशिएंसी का उपचार कराओ। अब यहाँ पे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये इंसोनिमिया हो जाएगा, यानी अगर ब्लड हार्ट में अगर ब्लड की डेफिशिएंसी, तो हमारे माइग्रेन को जो हमारे जो ब्रेन को जो है सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा सही तरह से नहीं पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा, हमारे को निद्रा नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो वो टूटने वाली होगी, मतलब कभी भी उसमें चौंकने लग जाएगा आदमी, कभी भी उठ जाएगा, सपने भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें रक्त जो है, हार्ट की जो है ब्लड डेफिशिएंसी का इलाज करना होगा। हृदय क्षेत्र में दर्द आ जाए, बाएं हाथ तक फैल हो जाए, होंठ और नाखून काले पड़ जाएं, ये हृदय में रक्त रुकावट बताएं। अब अगर हार्ट में ब्लड की स्टैग्नेशन हो रहा है, यहाँ पे स्टेटिस हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आएगी, हार्ट वाले एरिया में दर्द होगा, और वो दर्द जो है हमारा बाएं हाथ, क्योंकि हमें पता है हमारा मेरिडियन जो है उंगलियों तक आता है यहाँ पर, तो वो दर्द जो है हमारे बाएं हाथ से फैल नीचे को आएगा, हाथ उंगलियों की तरफ, और इसमें ओंठ और जो है नाखून काले पड़ जाएंगे। और ओंठ और मतलब जो हमारे लिप्स हैं और नाखून काले इसलिए पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई संग से नहीं हो रही है ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड ही कम है तो ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। तो वहां पे हम हार्ट ब्लड स्टेटिस के पॉइंट लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। आमाशय में रक्त जब अवरुद्ध हो जाए, तो अधि जठर में खाते ही दर्द होने लग जाए, उल्टी मल में काला रक्त आए, गर्मी से या दबाने से बढ़ जाए। अगर अब देखो यहाँ पे, अगर स्टोमक में जो है अगर ब्लड का जो है स्टैग्नेशन हो रहा है, वहां रुक रहा है, तो यहाँ पर हम जो है खाना खाते ही दर्द होने लग जाएगा। और जो ब्लड जो है आंतों में जो है रुक गया है, वहां से आ करके वो जब स्टूल पास होगा, आउट होगा, तो वहां पे उसमें काला रंग का जो है वो ब्लड आएगा। तो यहाँ पे ब्लड स्टेटिस के जो है स्टोमक के हम ब्लड स्टेटिस के पॉइंट लगाएंगे, तो उससे ये ठीक हो जाएगा।
बॉडी फ्लूइड्स इनबैलेंस। अब बॉडी में अगर जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स निकलते हैं उनमें अगर बैलेंस इनबैलेंस होता है तो भी हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉडी फ्लूइड्स को तरल कहते हैं। इसके होते अनेक रूप, मल, पेशाब, लार, हार्मोन आदि होते इसके सैकड़ों रूप। तो हमारी बॉडी में हमको सबको पता है कि यूरिन है, स्टूल है, स्वेट है, सलाइवा, टीयर्स, लिम्फ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एयर है, स्पर्म है, ओवा, हार्मोन्स है, केमिकल्स हैं, सिनोवियल फ्लूइड्स हैं, ईयर वैक्स है, ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो है, म्यूकस है, फ्लेम है, वाटर है, ब्लड है, मेनिस्ट्रल फ्लूइड है, या विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये 22 प्रकार के हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। अगर ये फ्लूइड सही तरीके से हमारी बॉडी से निकल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बॉडी हमारी स्वस्थ है। लेकिन जिस भी फ्लूइड में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर यूरिन में हमारा यूरिन कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। स्टूल में अगर कोई मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रही है तो हम उसको डायग्नोस करेंगे कि क्यों हो रहा है। पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसको हम डायग्नोस करेंगे। सलाइवा की है कम ज्यादा आना वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। आंसू का ज्यादा निकलना, किस तरह से आंसू ज्यादा निकल रहे हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, अब जैसे स्नायुवल फ्लूइड्स हैं हमारे जो जॉइंट्स पे होते हैं, हमारे ज्यादातर घुटनों की प्रॉब्लम्स जो होती है स्नायुवल फ्लूइड्स की कमी की वजह से हो जाती है। या फिर जैसे ईयर वैक्स है, ये तुम्हारा ओवा है, स्पर्म है, अगर ये कम ज्यादा होते हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। या म्यूकस है, म्यूकस ज्यादा निकल रहा है तो बॉडी में जो है ब्लड बनना कम हो जाएगा, बॉडी को जो है कमजोर होने लग जाएगा। फ्लेम अगर पूरी बॉडी को सही तरह से मतलब पूरी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं फैल रहा है तो ये फ्लेम ही हमारे को प्रॉब्लम करने लग जाएगा। तो इस तरह से जो अगर वाटर है, वाटर अगर किडनी सही तरह से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ऑडिमा हो जाएगा, पूरी बॉडी में सूजन आने लग जाएगी। ब्लड की अगर ब्लड कम ज्यादा हो रहा है उससे भी प्रॉब्लम होगी। मेनिस्ट्रल फ्लूइड्स कम ज्यादा हो रहे हैं तो वो ये सारे फ्लूइड्स का सही मात्रा में हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर ये बॉडी फ्लूइड सही तरह से काम करें, अगर ये कम ज्यादा हो रहे हैं तो हम इनको उसका डायग्नोस करके हमें इसका इलाज करना होगा। कहीं घट जाता कभी तरल, कहीं बढ़ जाता कभी तरल, घट जाए तो ड्राइनेस होती, बढ़ जाए तो ओडिमा होता। अब बॉडी फ्लूइड्स अगर जब मान लीजिए वाटर है, अगर ये अगर ये फ्लूइड्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ड्राइनेस बॉडी में हो रही है। अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा ओडिमा मतलब सूजन हमारी बॉडी में आएगी। कभी रिटेंशन इसका हो जाता, कभी इनकॉन्टिनेंस इसका हो जाता, कभी फ्लेम ये बन जाता, कभी सेमी सॉलिड फ्लूइड बन जाता, कभी मेरिडियंस में ये अवरुद्ध हो जाता, कभी हार्ट आदि में ये फंस जाता। कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ स्वेलिंग रूप में प्रकट हुआ है, कहाँ अवरुद्ध हुआ है, कहाँ फंसा है, कहाँ फ्लेम रूप में प्रकट हुआ है, कहाँ पे क्लॉट रूप में ये बना है, कहाँ पे गांठ रूप में ये बना है, कहाँ पे स्टोन रूप में ये बना है, कहाँ पर अर्थराइटिस बन ये प्रकट हुआ है, कहाँ गाउट बन करके ये फंसा हुआ है, कहाँ पे रिटेंशन इसका हुआ है, कहाँ पे इनकॉन्टिनेंस इसका हुआ है। निदान करो तुम इसका पहले, उपचार करो तुम इसके बाद। मतलब इतने प्रकार के बॉडी फ्लूइड से हमें इसको डायग्नोज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। स्वेलिंग हो रही है तो कहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। क्लॉट बन रहा है तो इसका मतलब ब्लड में जो है रुकावट हो रही है। गांठ बन रही है यानी ब्लड रुक रहा है वहां पर। स्टोन बन रहा है यानी कि किडनी गॉल ब्लैडर में जो है वो अपना सही से काम नहीं कर रही है तो इस वहां पे स्टोन बन रहा है। अर्थराइटिस में प्रॉब्लम हो रही है, अगर फ्लूइड्स नाइवल फ्लूइड्स वगैरह सही से नहीं बन रहे हैं या सूख रहे हैं तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से इनका रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस इसका हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ये अपना सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम इसका सही से डायग्नोज करेंगे तभी हम इनका उपचार कर पाएंगे। जीवन सत्व, तो ये 3 प्रकार का जीवन सत्व होता है। जन्मजात जीवन सत्व, जग से प्राप्त जीवन सत्व, किडनी का जीवन सत्व। तो जन्मजात जीवन सत्व जो ईश्वर से प्राप्त होता है हमारे को, जो हमारे ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट से जो हम इसको वो करते हैं, जो हम मतलब मिलता है हमारे को। जग में प्राप्त जीवन सत्व जो पेरेंट्स के द्वारा हमारे को मिला है। किडनी का जीवन सत्व जो किडनी के से हमारे को मिलता है जो लिक्विड की फॉर्म में। तो इसमें जो है ये 3 प्रकार के जीवन सत्व हैं जिससे जो है पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। जैसे जिसने कर्म किए वैसी बनी तकदीर। जन्मजात जीवन सत्व को हम कहते हैं तकदीर। जितने दिन का जीवन सत्व मिला उतने दिन चलता है शरीर। तो ये जो जीवन सत्व है ये हमारे को जो जन्मजात मिला है वो हमारे को ईश्वर से जो प्राप्त हुआ उसमें हम एक सांस भी हम फालतू नहीं ले सकते हैं। ये हमारे को जो है जो प्राप्त हुआ है उतना ही हम जिएंगे। और जो जग से जीवन सत्व है इसको हम अपने पेरेंट्स जो हमारे से मिला है उसको हम ठीक कर सकते हैं।
मतलब एक्यूप्रेशर के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। और जितने दिन ये जीवन सत्व जो है हमारे मिला, उतना ही हमारा शरीर चलेगा। गिनकर के सांसें हैं मिलती, गिनकर के हैं धड़कनें मिलती, गिर गिरकर घड़ियां जीवन की मिलती, नाप कर जीवन सत्व मिलता। जीवन सत्व बढ़ नहीं सकता, पर परिष्कृत ये हो सकता। आहार विहार आचार तुम्हारा जब संतुलित ये रहता, उच्च कोटि के कर्म जब करते, तो जीवन सत्व परिष्कृत होता। तो जीवन सत्व जो हमें मिला है, जग से मिला है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारे पेरेंट्स से मिला है उसको हम ठीक कर सकते हैं, अपने आहार विहार जो हमारे को। लेकिन जो हमारे को ईश्वर से मिला है उसको नहीं ठीक कर सकते। बाकी को हम अपना जो है अपने आचार व्यवहार और अपने उससे जो है असंतुलित कर करके अपने इसको ठीक कर सकते हैं। जीवन सत होता एटम के समान, उसका संश्लेषण कर व्यक्ति बन सकता महान। सदुपयोग करो तो अपार ऊर्जा बन जाती, दुरुपयोग करो तो विनाश का कारण बन जाती। निष्क्रिय रहो तो एक्सपायर्ड हो जाती, सक्रिय रहो तो इंस्पायर होती। तो जीवन सत को हमने किस तरह रूप में काम करना, ये हमारे हाथ में है। जैसे हम हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण हेमता सर का है कि उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है मानव समाज की सेवा पे लगा दिया और हमको इतनी अच्छी विधा जो है हमारे को दी। तो इस तरह से ये एक एटम के समान पूरे समाज को जो है काम करा करा उनके जीवन सत्व ने। इसी तरह से हम अपने शरीर के अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारे उस काम की वजह से दूसरों को परेशानी होती है, तो वो एक विनाश का कारण बन जाती है। तो उसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे ही विनाश का कारण बनेगी। तो हम अपने जीवन सत्व को अच्छा सा उपयोग करके पूरे समाज की भलाई कर सकते हैं। हवा पानी भोजन से बनता जग का जीवन सत्व, स्टोमक एंड स्प्लीन बनाते जग का जीवन सत्व। जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो हवा पानी भोजन से जो है जग का जीवन सत्व बनता है। स्टोमक और स्प्लीन जो है इसको बनाते हैं। और जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। ये जैसे अगर हम सबको सब पता ही है, जब ज्यादा तामसिक हो जाते हैं तो हमारा आचार व्यवहार भी तामसिक हो जाता है, उग्र हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा जानवरों को किस तरह से जो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो आक्रामक होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो उनके अंदर एक निर्मलता होती है। तो इसी प्रकार से हमारा मन भी जो है जैसा हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारा शरीर और मन बनेगा। जन्मजात जीवन सत्व और जग में प्राप्त जीवन सत्व, ये दोनों मिलकर बनाते किडनी का जीवन सत्व। अब जन्मजात और जग से प्राप्त जो दोनों मिल जाते हैं तो ये किडनी का जीवन सत्व बन जाते हैं। किडनी में ये स्टोर रहता, 8 EOV में ये बहता, अभिवृद्धि प्रजनन शक्ति प्रोन्नति परिपक्वता यह देता। तो किडनी में जब ये स्टोर हो जाता है तो ये जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में ये बहता है, जो पार्क जेवीयू ने उन्होंने इसका बारे में बताया है। तो ये हमारी बॉडी की प्रोग्रेस के लिए उसमें प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे अंदर मैच्योरिटी देता है। 7 वर्ष की उम्र में बालिका के किडनी की पुष्पित हो जाते, 14 वर्ष की उम्र में गर्भाधारण हेतु मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता, 21 वर्ष की उम्र में किडनी एसेंस चरमोन्नति पर ये होता, अकल दांत है निकल आते, शरीर अभिवृद्धि है पा जाता। 28 वर्ष की उम्र में अस्थि उपास्थि मजबूत ये हो जाते, लंबे हो जाते बाल, गात सुंदरता पा जाती। 35 वर्ष की उम्र में सर के बाल ये झड़ने लग जाते, रंग वर्ण चेहरा सब कुछ निस्तेज होने ये लग जाता। 42 वर्ष की उम्र में चेहरा सांवला, बाल सफेद होने लग जाते। 49 वर्ष की उम्र में तक मासिक धर्म समाप्त हो जाता। 56 वर्ष की उम्र में जीवन साथ सूखने ये लग जाता, कंसेप्शन वेसल खाली हो जाती, इसके बाद बुढ़ापा आने लग जाता। तो ये हमारी बालिका के रूप में जो है इन्होंने खेमका सर ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि 7 वर्ष की उम्र में जो है बालिका की किडनी जो है मैच्योर हो जाती है। 14 साल की उम्र में जो है वो गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है, या उसका मासिक जो है धर्म पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र में जो है किडनी एसेंस जो है अपने एक्सट्रीम पर होता है, वहां पर जो है उसकी पूरी बॉडी का जो है डेवलपमेंट पूरा अच्छा हो जाता है। 28 वर्ष की उम्र में बोन है ये सब परिपक्व हो जाती है, मजबूत हो जाते हैं, और सुंदरता जो है अपने चरम पर होती है। 36 साल की उम्र में जब थोड़ा बाल झड़ने लग जाएंगे, चेहरे का रंग जो है थोड़ा काला हो मतलब डार्क होने लग जाएगा। 42 उम्र की में सांवला हो जाता है शरीर, और बाल जो है सफेद होने लग जाते हैं। 49 वर्ष की उम्र में जो है मासिक जो धर्म पीरियड्स होता है वो खत्म हो जाता है, और 56 साल की उम्र में जीवन सत्व जो है सूखने लग जाता है, और जो कंसेप्शनल वेसल वो खाली हो जाती है। इसके बाद जो है बुढ़ापा आने लग जाता है। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है लेडीज के लिए। अब बच्चों के बालक के लिए उन्होंने क्या बताया, 8 वर्ष की उम्र में बालक के किडनी की पुष्पित हो जाती, 16 वर्ष की उम्र में गर्भधारण हेतु वीर्य बनना प्रारंभ हो जाता, 24 वर्ष की उम्र में किडनी एसेंस चरमोन्नति पर ये होता,
अकल दांत है निकल आते, शरीर अवृद्धि है पाता। 32 वर्ष की उम्र में अस्थि उपास्थि मजबूत ये हो जाती, मांसपेशियां भर भर जाती, गात सुंदरता पा जाती। 40 वर्ष की उम्र में इस सर के बाल ये झड़ने लग जाते, रंग वर्ण चेहरा सब कुछ निस्तेज होने ये लग जाता। 48 वर्ष की उम्र में चेहरा सांवला, बाल सफेद होने लगते। 56 वर्ष की उम्र में तक लीवर की कमजोर हो जाती। 64 वर्ष की उम्र में जीवन सत्व सूखने ये लग जाता, बाल दांत गिरने लग जाते, बुढ़ापा आने लग जाता। उम्र के किस पड़ाव पे आया है तुम्हारे पास रोगी, जीवन सत्व का क्या स्थिति है उसी अनुरूप चिकित्सा होगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने बताया कि 8 वर्ष की उम्र में जो है, जो मेल हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी किडनी मैच्योर हो जाती है और 16 साल की उम्र में वो कंसीव करने के लिए वीर्य उनका बन जाता है गर्भ धारण के लिए। 24 साल की उम्र में किडनी एसेंस उनका एक्सट्रीम पर होता है, अकल दांत निकल जाती है, शरीर बहुत उनमें पुष्ट हो जाता है। 32 साल की उपस्थिति उम्र में जो है बोन और बोन मैरो परिपक्व हो जाते हैं, मांसपेशियां भर जाती हैं, सुंदरता अपने एक्सट्रीम पर होती है। 40 वर्ष की उम्र में बाल झड़ने लग जाएंगे, चेहरे का रंग थोड़ा काला हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। 48 वर्ष की उम्र में सांवला हो जाता है शरीर और बाल सफेद होने लग जाते हैं। 56 वर्ष की उम्र में लीवर की कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी होने लग जाती है। 64 वर्ष की उम्र में जीवन सब सूखने लग जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं और बुढ़ापा आने लगता है। तो हमने ये नोट करना है कि किस हमारे पास जो पेशेंट आया है वो किस उम्र का आ रहा है, उसकी जो उम्र के हिसाब से भी हम उसको डायग्नोस करके उसका रोगी का इलाज कर सकते हैं। दी डायग्नोसिस, identification of cause, types of imbalance, various stages of disease, and the treatment of is done with the help in the of the following। तो इस प्रकार से हम इन सब के द्वारा जो है चेक कर सकते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया उसके किस हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे डायग्नोस के हिसाब से। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन चाइनीज एक्यूपेंचर। अब हमने ऊपर तो सब ये सब पढ़ा कि किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे, अब इनका इलाज किस प्रकार से होगा। 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस: इंटरनल टाइप ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिजीज, हॉट टाइप ऑफ डिजीज, कोल्ड टाइप, एक्सेस टाइप एंड डेफिशिएंट टाइप। तो ये हमारे इसको हम चेक, यिन टाइप है, यांग टाइप है। तो ये 8 प्रिंसिपल के हिसाब से हम जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ इसके बारे में कि इंटरनल अंदर के शरीर के अंदर की बीमारी है या शरीर के बाहर की पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है वो है, एक्सटर्नल है। हॉट टाइप की है तो ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, या एक्सेस टाइप की है मतलब ओवर एक्टिव हो रहा है, फंक्शन जो है उसकी बॉडी बहुत ओवर एक्टिंग एक्टिविटी हो रही है। या फिर डेफिशिएंट टाइप की है, मतलब इंटरनल जो पैटर्न है जो डिसहार्मोनी हो रही है उसमें। इन टाइप की है मतलब जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से है, या यांग टाइप्स की यानी कि फंक्शनल कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से है। तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि 8 गाइडिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम डायग्नोस करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। 4 वेज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब तरीके कौन से हैं? 4 तरीके हैं हमारे पास। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, बाय हियरिंग एंड स्मेलिंग, बाय आस्किंग एंड बाय फीलिंग। तो हम देख करके पेशेंट को हम देखेंगे कि वो किस टाइप का पेशेंट है। वाटर टाइप का है, वुड है, फायर टाइप का है, अर्थ टाइप का है, मेटल टाइप का। उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम देख करके पता लगाएंगे कि वो किस तरह का दिख रहा है। अगर वाटर टाइप का तो उसका चेहरा गोल होगा, भरा हुआ होगा, और अगर वुड टाइप का पतला होगा, फायर टाइप का तो उसका चेहरा लाल होगा, अर्थ टाइप का होगा तो उसका पूरा बॉडी जो है भरी हुई होगी, भारी होगी, मेटल टाइप का तो वो दुबला पतला होगा। तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी हिसाब से हियरिंग एंड स्मेलिंग, उसको सुन करके मतलब उसकी वॉइस को हम सुनेंगे, वो किस तरह से बोल रहा है। अगर बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा है तो हम कहेंगे अरे लीवर की प्रॉब्लम है इसको। तो उसकी आवाज की वॉल्यूम से भी अगर बहुत धीमे बोल रहा है तो इसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है। उसकी ब्रीथिंग से भी हम स्मेल जो है उसकी स्मेल, अगर उसके मुंह से स्मेल आ रही है, सामने बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे इसको स्टमक की हीट हो सकती है। तो मतलब उसके पसीना है, उसका मुंह, उसके जो है उसके उससे हम बाय आस्किंग मतलब उसको पूछेंगे हम उससे कि उसको ठंड तो नहीं लगती, ज्यादा गर्मी तो नहीं लगती है, या फिर उसको जो है उसका जो स्टूल है वो किस टाइप का है, उसका जो है यूरिन है वो किस टाइप का है। तो ये सब स्वेटिंग कितनी आती है ये हम उसको पूछ करके करेंगे। और डायग्नोसिस बाय फीलिंग, फीलिंग मतलब देख करके। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया, हम उसको देखेंगे कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, बाहर को देख रहा है, या अपना मतलब बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहा, तो उस उन सब से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि भी ये जो है किस तरह का पेशेंट है। तो कॉजेज ऑफ डिजीज, इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज, 7 इमोशंस टाइप्स ऑफ डिजीज induced by excesses of any of the following emotion। अब जैसे जॉय, आनंद,
ये 7 इमोशंस के आधार पे भी हम उसको डायग्नोस कर डिजीज को कर सकते हैं। एंगर है, सैडनेस है, फियर है, फ्राइट एंड शॉक है एंड ग्रीफ। तो हमें पता है कि जो एंगर है वो लीवर टाइप के जो पेशेंट होंगे उनको उनको गुस्सा बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो टाइप का है वो। और सैडनेस है तो ये तुम्हारा, हमें पता है कि सैडनेस जो है, जो उदासी होती है, वो मेटल टाइप में होगी। और ये फियर है अगर, तो किडनी का जो है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है उसको। वाटर वाटर टाइप का वो पेशेंट हो सकता है। अगर उसको शॉक लगा हुआ है उसको, मतलब, तो ये वुड टाइप का होगा। अगर उसको ग्रीफ है, मतलब शॉक लगा हुआ है, तो इस यहाँ पर उसको हार्ट टाइप का भी प्रॉब्लम, मतलब हार्ट टाइप का पेशेंट, मतलब इनके आधार पर हम उनके मनोभाव को देख करके हम पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का जो है पेशेंट है। एक्सेस रिफ्लेक्स, मतलब बहुत ज्यादा उसको, अगर वो बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, मतलब या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम कहेंगे अर्थ टाइप का ये पेशेंट है। तो एक्सटर्नल टाइप कॉज ऑफ डिजीज, बाहरी कारण कौन कौन से होते हैं डिजीज के? वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी है, ओवरवर्क है, डाइट है, इन्फेक्शन है, वॉर्म एंड पैरासाइट, पॉइजन एंड केमिकल्स, ट्रॉमा है, रॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो इन सब की वजह से भी ये सब भी एक डिजीज होने के कारण हो सकते हैं। इसको भी हम, इन ये भी एक प्रकार के कारण है जो एक्सटर्नल टाइप के हैं, कि मतलब उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसको खाना प्रॉपर रूप में नहीं मिल रहा है, या कहीं से उसको इन्फेक्शन हो गया है, उसके पेट में कीड़े हैं, या किसी पैरासाइट की वजह से, किसी कीड़े ने उसको काट दिया, उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पॉइजन हो गया, या उसने कोई केमिकल जो है गलती से कोई पॉइजन वाला केमिकल खा लिया है, या फिर उसको चोट लगी जिसकी वजह से उसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया है, या फिर उसको ट्रीटमेंट उसको सही नहीं मिला जिसकी वजह से उसको जो है साइड इफेक्ट आ गए। तो ये एक्सटर्नल कॉज है डिजीज के, जिसको हम पूछ करके देख करके पता कर सकते हैं कि इनकी वजह से जो है वो कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है, उसका उसका हिसाब से निदान करेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैथोलॉजिकल फैक्टर कॉजिंग डिजीज। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल पैथोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी डिजीज आती है। ये 6, इसमें जो है इंटरनल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल विंड टाइप्स ऑफ डिजीज, इंटरनल कोल्डनेस टाइप ऑफ डिजीज, हीट टाइप ऑफ डिजीज, हॉटनेस टाइप ऑफ डिजीज, ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ डिजीज, और ड्राइनेस टाइप ऑफ डिजीज। तो ये सब टाइप की जो है बीमारियां भी इनकी वजह से भी होती है, कि मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है उसको, लू वगैरह लग गई है, या फिर बहुत ठंड की वजह से सर्दी जुकाम हो गया उसको, या फिर बहुत ज्यादा जो है उसको गर्मी, अंदर से इंटरनल बहुत गर्मी हो गई है, या फिर हॉटनेस टाइप का हो गया है। तो ये ह्यूमिडिटी या इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या ड्राइनेस हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी हो गई है फ्लूइड्स की। तो ये सब भी जो है इंटरनल पैथोलॉजिकल फैक्टर होते हैं डिजीज को डायग्नोस करने के, इसके द्वारा भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सटर्नल पैथोलॉजिकल फैक्टर भी इसी प्रकार के हैं। ये हैं तुम्हारे एक्सटर्नल विंड टाइप के हैं, हीट टाइप, हॉटनेस टाइप, ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ डिजीज, एंड एक्सटर्नल ड्राइनेस टाइप ऑफ डिजीज और एक्सटर्नल कोल्डनेस टाइप ऑफ डिजीज। इसके बाद है टाइप ऑफ इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है इनबैलेंस किस प्रकार से, कैसे कैसे हो सकता है? 6 टाइप ऑफ की इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमने 6 प्रकार की जो हमने की, जो है उसका इनबैलेंस अगर हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो है बॉडी में इनबैलेंस होगा। कि डेफिशिएंसी टाइप ऑफ डिजीज, की एक्सेसिव टाइप ऑफ डिजीज, की सिंकिंग टाइप ऑफ डिजीज, की स्टैग्नेशन टाइप ऑफ डिजीज, की रेबिलियस कंट्रावेक्शन ऑफ की type of disease, and disharmony of the in the dynamism and pathology of key transformation and related disease। तो ये 6 प्रकार की जो की जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी हम जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इनको भी हम डायग्नोज करके जो है इनका इलाज कर सकते हैं। मतलब डेफिशिएंसी, मतलब कमी हो रही है किसी चीज की, या ज्यादा हो रहा है, या फिर सिंक कर रहा है। जैसे सिंक करने में हमने देखा था कि स्प्लीन जो है तुम्हारा जब सिंक करती है तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो नीचे को लटक जाते हैं, या फिर स्टैग्नेशन हो जाता है बॉडी में, ब्लड में, तो वहां पर जो है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या फिर ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, या फिर वहां पे जो है ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये सब जो है अलग अलग प्रकार से जो है इनको हम इम्बैलेंस को हम चेक करके डायग्नोस कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ ब्लड इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। 4 प्रकार की जो है ब्लड इनबैलेंस को हम किस तरह से देखेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड टाइप ऑफ डिजीज, स्टेटस ऑफ ब्लड टाइप ऑफ डिजीज, हीट इन ब्लड एंड लॉस ऑफ ब्लड। तो डेफिशिएंसी अगर ब्लड में की हो रही है तब भी प्रॉब्लम आएगी, अगर ब्लड में रुकावट हो रही है तो भी प्रॉब्लम आएगी, ब्लड में बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस प्रकार की बीमारियां होंगी, अगर ब्लड का लॉस हो गया है। ब्लड का लॉस किस प्रकार से हो सकता है? जैसे ज्यादा चोट लग गई है उसकी वजह से हो रहा है, या पीरियड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर जो है जब प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया है,
तो उस समय भी जो है ब्लड का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। 7 टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, deficiency of blood fluids type of disease, excess of body fluids causing edema, etc., flame, retention of body fluids, incontinence of body fluids, stone formation and tumor formation। तो ये 7 टाइप्स के जो है बॉडी फ्लूइड्स हैं, अगर इन्हें इनबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉडी फ्लूइड्स अगर ज़्यादा हो जा रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस, जैसे अब तुम्हारा जो है बॉडी फ्लूइड्स, अगर तुम्हारा किडनी सही से काम नहीं कर रही है, वाटर रिटेंशन सही से नहीं हो पा रहा है तो ओडीमा हो जाएगा। फ्लेम अगर पूरी बॉडी में सही तरह से नहीं फैल रहा है तो वो फ्लेम के रूप में आएगा, कफ बनेगा उससे, और या फिर ब्लड में जो है रिटेंशन हो जाएगा वहां पर, या फिर रुकावट आ जाएगी, या फिर अगर किडनी गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं करे तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर जब ब्लड सही से उसका फ्लो नहीं हो रहा है तो कहीं पे ट्यूमर बन सकता है। तो ये अलग-अलग टाइप के जो है बॉडी फ्लूइड्स की वजह से जो है ह्यूमन बॉडी में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसको भी हम डायग्नोस करके इनको ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। एसेंस इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजिंग डिजीज। अगर किडनी एसेंस में कमी है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो जन्मजात जो हमारे को एसेंस मिला है, अगर उसमें कमी है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वेरियस स्टेज ऑफ डिजीज, अब स्टेजेस कौन कौन से डिजीज की, 6 लॉन्ग ब्योल स्टेजेस ऑफ डिजीज, ग्रेटर यंग स्टेज ऑफ डिजीज, ब्राइट यंग स्टेज ऑफ डिजीज, लेसर यंग स्टेज ऑफ डिजीज, ग्रेटर इन स्टेज ऑफ डिजीज, लेसर इन स्टेज ऑफ डिजीज, टर्मिनल इन स्टेज ऑफ डिजीज। तो ये चैनल्स होते हैं, इसको सर बताएंगे, इसके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो ये स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ट्रेटाइज 1 में भी इसके बारे में बताया गया है। 4 levels of disease, defensive key level of disease, key level of disease, nutritive key level of disease and blood level of disease। तो डिफेंसिव की हमको पता है कि लंग्स जो है हमारे की से हमको मिलती है, ये हमारे जो है बॉडी के ऊपर के स्किन के नीचे होती है। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये जो दिन में जो है ये यंग ऑर्गन में बहती है और रात को ये इन ऑर्गन में बहती है। तो ये इसकी डिफेंसिव की बहुत बड़ी खासियत है। और ये की लेवल ऑफ डिजीज में जो है हमारा डिफेंस, ये 5 प्रकार की होती हैं ये। तो जैसे सिंकिंग है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो गया, सिंकिंग हो गई, स्टैग्नेशन हो गया, कंट्रावेक्शन हो गया, कोलैप्स हो गया, ये की लेवल की डिजीज हो गई। न्यूट्रिटिव की तो सबको पता है, इंटरनल जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, ये न्यूट्रिटिव की होगी। और ब्लड लेवल की जो है कम ज्यादा जो या गर्म ठंडा, ये सब जो है ब्लड लेवल की जो डिजीज होती है। अगर मतलब ब्लड में कमी हो रही है या ज्यादा हो रहा है, या फिर इसमें गर्म बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है या बहुत ज़्यादा इसका लॉस हो रहा है, तो ब्लड लेवल की डिजीज बना हो जाएगी। डिजीज इन मेरिडियन लेवल, अब मेरिडियन में जो हमें सबको पता है कि हमारी मेरिडियन 14 मेरिडियन है। तो इनके जो इन मेरिडियन के पाथवे पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो मेरिडियन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, उस पाथवे पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके द्वारा भी हम डायग्नोस करके हम मतलब डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे लीवर मेरिडियन में है, गॉल ब्लैडर में है, हार्ट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरिडियन में है, पेरिकार्डियम मेरिडियम, ट्रिपल वार्मा, स्प्लिन मेरिडियन, स्टोमक मेरिडियन, स्प्लिन मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी मेरिडियन। तो ये जो इसके बाद कंसेप्शनल मेरिडियन और यूरिनरी ब्लैडर, गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। तो मेरिडियन लेवल पर मतलब उस पाथवे पे हम चेक करेंगे कि उस पाथवे पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहेंगे कि उस मेरिडियन की ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस करके उसका इलाज करेंगे। 5 elements imbalance and method of imbalancing imbalance। अब 5 एलिमेंट हमने फर्स्ट अपने सेमेस्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये 5 तत्व जो है हमारा वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो ये जो इस टाइप की अगर हमारे अंदर कोई डिजीज आ रही है तो वह वुड टाइप का सबको पता है, लीवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। फायर टाइप है तो हार्ट एंड एसआई से रिलेटेड होगा। अर्थ टाइप का है तो स्टमक एंड स्प्लीन, एंड मेटल टाइप है तो लंग्स एंड एलाई, और वाटर टाइप है तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे को तो उसके हिसाब से भी हम डायग्नोस करके उसको अपनी बॉडी के इनबैलेंस को ठीक कर सकते हैं और उसका सही से इलाज कर सकते हैं। मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड ट्रीटमेंट, क्रिएटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सब्जुगेटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, एंटी क्रिएटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, एंटी सब्जुगेटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इंटर एलिमेंट बैलेंसिंग via
connecting point, uses of 60 command points, organ source point, G cleft point, front supine and back supine। तो हमने 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है क्रिएटिव साइकिल होता है। क्रिएटिव साइकिल मतलब वाटर से वुड का क्रिएशन हुआ, वुड से फायर का, फायर से अर्थ का, अर्थ से मेटल का, और मेटल से फिर वाटर। ये एक सर्कुलर बन जाता है कि किस तरह से क्रिएशन हो रहा है कि, और उसमें सब्जी के अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वाटर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या वुड की प्रॉब्लम आ रही है, या फायर वाले एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, अर्थ वाले में प्रॉब्लम आ रही है, मेटल वाले प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम डायग्नोस कर करके इसको हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि वाटर पता है हमको सबको, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर लिवर गॉल ब्लैडर में है, या फिर हार्ट एसआई में है, या फिर स्टोमक स्प्लीन में है, मेटल में है, मतलब लंग्स एंड एलआई में है, तो इनको हम चेक करेंगे। इसको डायग्नोस करके हम 5 एलिमेंट्स के हिसाब से जो है क्रिएटिव साइकिल के हिसाब से हम उसको डायग्नोस करके उसको हम ठीक करेंगे। सब्जुकेशन साइकिल का मतलब क्या है कि एक जो है इसमें जो है एक जैसे सब्जुकेशन मतलब एक कंट्रोल करता है। उसमें क्या होता है, उसमें मदर सन का रिलेशन होता है, कौन किसको पैदा कर रहा है। अब माता ने जो मदर है उसका सन पे जो है उसका साइकिल बनेगा। अब इसमें यहाँ पे हमने सबको पता है कि वाटर किडनी की जो है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है एलई और एलआई की मदर है, मतलब किडनी और यूबी से जो है हमारा लीवर एंड गॉल ब्लैडर का जो है ये उसका क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे किडनी एंड यूबी का जो सब्जुगेशन, लीवर और गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम उसके रिलेशन को देखेंगे कि कौन किस तरह से उस पर कंट्रोल कर रहा है। जो वाटर कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है साइकिल, फायर पे, और कंट्रोल साइकिल है मैडम। हाँ, कंट्रोल साइकिल है ये। तो यहाँ पर वाटर जैसे हम कहते हैं कि फायर पे कंट्रोल करता है, वुड जो है हमारा अर्थ पे कंट्रोल करता है, अर्थ जो है हमारा इस तरह से वाटर पे कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल साइकिल को हम चेक करेंगे कि कौन किस पे कंट्रोल कर रहा है। और एंटी सब्जुगेशन मतलब कई बार क्या ऐसा होता है कि जो मदर, पहले तो हमने सब्जुगेशन में तो देखा था कि मदर सन पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन एंटी क्रिएटिव साइकिल में जो उल्टा हो जाता है कि मतलब जैसे सन जो है वो मदर पे कंट्रोल करेगा, मतलब उल्टा हो रहा है, जो क्रिएशन कर रहा है उस पे ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे। एंटी सब्जुगेशन साइकिल मेथड में भी इस तरह से ही होगा कि उल्टा हो जाएगा उसमें भी। और इंटर एलिमेंट बैलेंसिंग वाया लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इसमें जो है हमें पता है कि दो ऑर्गन्स के बीच में अगर इनबैलेंस होता है तो वहां पे उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करके हमारे पास लियो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, उनको कम ज्यादा करके हम उसकी उन दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट के थ्रू भी हम जो है उसको जो है मेथड से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूजेज ऑफ 60 कमांड पॉइंट्स, अब हमें सबको पता है कि हमारे 12 पंजे 60 जो है 60 कमांड पॉइंट है, तो उसके थ्रू भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जो हर ऑर्गन की जो है एक अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है जहाँ वो कॉस्मस से जो है एनर्जी लेता है, उसके थ्रू भी हम एनर्जी को कम ज्यादा अगर हो रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जी क्लेफ्ट पॉइंट है, जी क्लेफ्ट पॉइंट में भी सब जहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, एक्सेस जो है एनर्जी है वो इकट्ठी हो रही है, उसके द्वारा भी हम अगर कम ज्यादा हो रही है तो उसको हम लेकर के ठीक कर सकते हैं। फ्रंट सुपाइंट हमारी बॉडी के आगे जो कंसेप्शन वेसल के आगे के ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स हैं, उनमें जो है फ्रंट सुपाइंट के को दबा करके वो एक प्रकार से अलार्म पॉइंट भी होते हैं, उनको चेक करके हम ऑर्गन्स की स्थिति को पता कर सकते हैं कि उनकी कौन सी किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रकार से बैक सुपाइंट है, गवर्निंग वेसल पीछे के टाइप में, ये यांग ऑर्गन होते हैं इसमें, तो ये भी अलार्म पॉइंट होते हैं। तो इनको भी हम चेक करके डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिजीज इन ऑर्गन लेवल, symptoms and sign of pathological changes in disease 12 internal organs, hard type of disease। अब ये यहाँ पे हम ऑर्गन लेवल पे नहीं, उस ऑर्गन में अगर हमको प्रॉब्लम सीधी पता चल रही है तो हम उस ऑर्गन के हिसाब से भी हम डिजीज को डायग्नोस कर करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हार्ट टाइप क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है या पेरिकार्डियम का है, उसके बाद ट्रिपल वार्मर स्प्लीन टाइप है या स्टोमक है, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी टाइप और यूरिनरी ब्लैडर, लीवर टाइप क्या है या फिर गॉल ब्लैडर। तो इस प्रकार से हम इन सबको भी डायग्नोज करके सीधा डायरेक्ट जो है हम ऑर्गन के हिसाब से भी हम डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज इन 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, तो ये हमारे डॉक्टर पार्क देव्यू ने इनका इसके बारे में बताया है कि जो हमारे इतने सारे जो हमारे हमने अभी जितने भी हमने कमांड्स पॉइंट, जी क्लेफ्ट ऑर्गन सोर्स पॉइंट ये सारे देखे थे, उन सब का निचोड़ जो है उन्होंने सिर्फ 8 पॉइंट्स उन्होंने दिए। उस 8 पॉइंट्स के द्वारा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल उन्होंने नाम दिया उसको, और उसमें जो है उसके द्वारा इसको
हमारी पूरी बॉडी का इलाज उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बताया कि जैसे टाइप ऑफ डिजीज इन गवर्निंग वेसल, तो गवर्निंग वेसल्स की जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिया SI3। टाइप ऑफ डिजीज इन कंसेप्शन वेसल, तो इसके लिए उन्होंने LU7 को दिया। टाइप ऑफ डिजीज इन चोंग में वेसल, इसके लिए SP4। टाइप ऑफ डिजीज इन हील वेसल K6। टाइप ऑफ डिजीज इन रेगुलेटिंग वेसल P6 एंड टाइप ऑफ डिजीज इन दाइमो वेसल GB41। टाइप ऑफ डिजीज इन यांग हील वेसल UB62 एंड टाइप ऑफ डिजीज इन यांग रेगुलेटिंग वेसल TW5। तो इन्होंने बॉडी में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हमारी बॉडी के जितनी मेरिडियंस है उनका उन्होंने एक वेसल्स के रूप में मतलब वहाँ पे इकट्ठा कर दिया उन्होंने वहाँ पे कि इस सिंगल पॉइंट से भी हम उस पूरी बॉडी के अलग अलग सिंगल पॉइंट्स के थ्रू या फिर उन्होंने कपल पॉइंट बनाए, जैसे SI3 के साथ उन्होंने UB62 बना दिया, LU7 के साथ उन्होंने K6 किया, उसकी मतलब वो दो उन्होंने जोड़े बनाए, एक ऊपर का एक नीचे का, उसके हिसाब से उन्होंने उसको पूरे इतने सारे हमारे पॉइंट्स लगाने की बजाय बॉडी में उन्होंने जो ओरिजिनल पॉइंट्स बोले जाते हैं ये उसके थ्रू उन्होंने इसको इलाज के द्वारा हम इसके द्वारा भी हम अपनी बॉडी का डायग्नोज करके इलाज कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए पूरा चैप्टर हो गया और पूरा सिनॉप्सिस है, पूरे जो है जिस किताब की पूरी सिनॉप्सिस है, अब पूरी सिनॉप्सिस जो है रेखा जी ने पूरा बता दिया है और बहुत बढ़िया रहा। और हम लोग जो है आगे जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको ज्ञान को आगे ट्रांसफर हम लोग करें जरूर। जब करेंगे तभी हमारी थेरेपी बढ़ेगी और तभी हमारा ज्ञान खुद बढ़ेगा और सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ेगा। और यही खेमकर सर का मानना भी था, उन्होंने इतनी सी किताबें सब लिख दिया है, उनको कम से कम हम लोग पढ़ें, उसके ज्ञान को आत्मसात भी करें और उस ज्ञान को फैलाएं भी। इसी के माध्यम से तभी उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है सर थैंक यू कल के विदा लेते हैं।